हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसोवेयर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या इग्नू के किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी को ब्रिक्स का टॉपिक पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिटेल वाइज बात करेंगे ब्रिक्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या विशेषताएं हैं इसकी और भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसके बनने के क्या क्या उद्देश्य है, हम इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। और ये आप सभी के लिए एक मास्टर वीडियो होगी जिसमें ब्रिक्स को लेकर आप सभी के मन में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप सभी प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे आंसर आपको इस इकलौती वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि इसके नाम को ही हम क्लियर करेंगे ब्रिक्स, यहाँ पर हम नाम को देखेंगे। इस नाम को हम पहले अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। BRICS, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 आपको अलग अलग लेटर्स दिख रहे हैं ये अलग अलग देशों का प्रतीक है। जैसे बी से आप देखोगे ब्राजील, आर से देखोगे आप रशिया, आई से देखोगे इंडिया, सी से देखोगे चाइना और एस से देखोगे तो आप साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स रियल में है क्या? तो 5 अग्रणीय उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है ये सभी देश देखेंगे तो आप ये कैसी देश है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि ये एक विकासशील देश है। कैसा देश है? तो ये विकासशील देश है जिसके अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये समूह शामिल है। और ये एक संक्षिप्त है, इसका एब्रीविएशन है। संक्षिप्त का मतलब कि इन देशों के जो पहले नाम के लेटर्स हैं उनसे ये ब्रिक्स नाम का संगठन बना है। अब इसकी हम संरचना की बात करते हैं तो ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संगठन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संगठन होने का मतलब है कि भाई एक ऐसे संगठन, सहकारी संगठन जिसमें हर एक देश अपना कुछ कंट्रीब्यूट करे। जैसे यूएनओ है, यूएनओ के अंदर एक यूएनओ सहकारी संगठन है और यूएनओ के अंदर ही बहुत सारे अभिकरण है। जैसे WTO है, WHO है। तो ये सारे के सारे अभिकरण जो है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सभी के सभी किसी न किसी सेक्टर में काम करते हैं और पूरे विश्व को इसका लाभ मिले इस ओर को ध्यान रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आर्थिक सहयोग संगठन है जिसके अंदर देश अपने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन सभी देशों ने अपनी इच्छाओं से एकीकृत होकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं। इस ब्रिक्स के अंदर अगर हम देखें, ब्रिक्स के अंदर जो सर्वोच्च नेताओं यानी इसके इन देशों के जो सर्वोच्च नेताओं ने और उनके मंत्रियों ने अपने हर साल एक सम्मेलन आयोजित करते हैं ताकि वो अपने देशों की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके, अपनी देशों की अर्थव्यवस्था को वो मजबूत बना सके। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष, यानी ऐसे नाम पे ही जा रहा है, आप देख सकते हो BRICS, क्रम अनुसार होता है। जैसे पहले वर्ष अगर ब्राजील ने करी तो फिर रशिया करेगा, है ना, फिर इसके अंदर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ये क्रम बाई क्रम चलता रहता है। पहले बी है, बी के बाद में फिर आर आ जाएगा, आर के बाद में फिर आपका आई आ जाएगा, आई के बाद में आपका सी आ जाएगा, सी के बाद में फिर आपका एस हो जाएगा। यानी लेटर के हिसाब से देश के नेम भी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये रहा इंट्रो। तो अब बात करेंगे इसकी मुख्य विशेषताओं की कि भाई इसकी विशेषता क्या है। तो ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या है वो दुनिया की आबादी का 40% है। यानी पूरी दुनिया में आप सभी को पता है कि 204 कंट्री अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर डाटा को मैं लेके चलूंगा तो 204 कंट्री है। उस 204 में से 40, अगर 100 पूरी दुनिया के देश हैं तो 40 देश सिर्फ इन 5 देशों में रहते हैं। यानी ये बड़ी जनसंख्या वाले देश है, ये पांचों के पांचों। और इनका सकल घरेलू उत्पादन, जिसे वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन यानी आपको हम बोलेंगे, एक होती है GDP जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP, और जो है यूनिवर्सल जो होता है वैश्विक, जिसे हम यू लगा दे इसके आगे। तो इसका हिस्से की बात करें तो 30% है और ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखे जाते हैं ये पांचों के पांचों देश। और ये पांचों देश जो है वो निवेश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो होपफुली हर एक देश इनकी तरफ इसी आज से देखता है कि अगर इन देशों में मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, क्योंकि इन देशों में से भारत है, भारत के अंदर हर एक देश व्यापार करना क्यों चाहता है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या है और ज्यादा जनसंख्या का मतलब है ज्यादा व्यापार, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे अगर एक बार हमारी वो चीज यहाँ पर डिमांडेबल हो गई तो ब्रिक की चर्चा करें, इसकी शुरुआत कैसे हुई तो 2001 में। ब्रिक्स की चर्चा 2001 में क्या है, गोल्डमैन स्केच अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस और भारत तथा चाइना की अर्थव्यवस्थाओं, पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, BRIC,
लास्ट में इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी जुड़ा है, जिसकी वजह से ये ब्रिक्स नाम इसका पड़ गया। और देखेंगे हम विकास की भावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इन देशों के द्वारा। और आगे चल के हम देखते हैं 2006 में 4 देशों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामान्य बहस के अंतर्गत जो है मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई इनकी। 2006 में यूएनओ की बैठक के अंदर ही हम देखते हैं इनकी बैठक भी हुई थी। और यहाँ पर हम देखेंगे बातचीत करके ये निर्णय हुआ आगे चल के कि भाई इन्होंने आगे चल के अपना एक संगठन के रूप में अपने आप को आयोजित करना चाहिए। और पहले ये ब्रिक था, वर्ष 2009 में रूस के जो है इसके अंदर एक सम्मेलन हुआ था रूस में। एक जगह का नाम है जिसका नाम है रेक्टिनबर्ग। यहाँ पर वैश्विक वित्तीय उधार व्यवस्था को लेकर इन्होंने एक सम्मेलन किया। और 2010 में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका भी इसका मेंबर हो गया। फिर ये ब्रिक्स से आगे इसका नाम क्या बन गया, ब्रिक्स से इसका नाम ब्रिक्स बन गया। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका भी इसकी पहली बार बैठक में शामिल हुआ। कहाँ पर, चीन का एक शहर था जिसका नाम है सान्यास के तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में ये यहाँ पर शामिल हुआ। अब इसके उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या सोच के इसको बनाया गया है। तो भाई सबसे पहली बात तो अधिक ही स्थायी रूप से व्यापार हो सके, सबसे पहली बात ये। दूसरा, न्याय संगत व्यापार हो इसके लिए। और तीसरी बात, पारस्परिक जुड़ाव इनका आपस में बना रहे इस चीज के लिए। और इसका लाभ जो है वो व्यापार का लाभ, विकास का लाभ हर एक देश उठा सके, इसलिए भी। इसके अलावा ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी ब्रिक्स के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही और विकासात्मक जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। आर्थिक ताकत के आधार पर इसके संबंध बनाने, यानी इकोनॉमिकली रूप से ये बहुत ज्यादा संगठित है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। ब्रिक्स के विभिन्न उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई हम सभी को एक दूसरे का आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहयोग में रहना है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, वाला कॉन्सेप्ट। आर्थिक सहयोग क्षेत्र इसके कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र है, तो पहला आर्थिक सहयोग क्षेत्र है। दूसरा आप देखोगे तो पीपल एजेंसी के बारे में, यहाँ पर हम एक एक करके डिटेल्स वाइज सारी बात करेंगे। फिर राजनीतिक और सुरक्षात्मक सहयोग की भी बात करेंगे। तो ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्र आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापारिक और निवेश की गति भी इनकी आपस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग, पहली बात तो इन्होंने कहा था आर्थिक सहयोग करेंगे, तो अब इनमें व्यापार और निवेश दोनों बढ़ रहा है। आप सिंपल भाषा में पहले पॉइंट पे ये समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कि भाई व्यापारिक सहयोग नवाचार मतलब एक दूसरे के लिए नई नई चीज इंट्रोड्यूस करना, एक दूसरे के लिए सीमा शुल्क कम करना, एक दूसरे के लिए व्यापार परिषदों का बनाना और एक दूसरे के रिजर्व में समझौते करना, यानी एक दूसरे की करेंसी के साथ व्यापार करने में भी एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक सहयोग जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। व्यापार जो है वो एकीकृत होता जा रहा है और निवेश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। निवेश क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीपल्स टू पीपल। तो पीपल्स टू पीपल का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पर लोग जो है आवासीय, खेल या शिक्षा, फिल्म या फिर पर्यटन, इन सब के मामलों में भी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। बहुत सारे अफ्रीकी लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं, इंडिया से बहुत सारे चाइना जाते हैं। ट्रेड तो बढ़ ही रहा है, आप ये भी देख रहे हो। इसके अलावा इनके सदस्यों के बीच में खुलापन, इनके बीच में सहयोग काफी ज्यादा बढ़ सके, विविधता को खत्म किया जा सके और आपसी जो सद्भावना या सीखने की जो भावना है उसको बनाया जा सके। इसके अलावा जो है पीपल के बीच में क्या है, डेवलपमेंट फोरम को ऑर्गेनाइज किया जाए। डेवलपमेंट फोरम का मतलब है ऐसे सहयोग के क्या है, संगठन को आयोजित किया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी बनाना चाहिए। तो मीडिया फोरम के ऊपर बात चल रही है। अब राजनीतिक सहयोग की बात करें तो ये एक दूसरे की सुरक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शांति की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात करते हैं। अगर घरेलू या फिर क्षेत्रीय किसी बात को लेकर विवाद है, उन चुनौतियों को नीतिगत या सलाह के रूप में सबसे पहले उसको आपस में ही आदान प्रदान, हमारे जो व्यापारिक मामले उन पे इसका असर ना दिखे, इस बात को सुनिश्चित ये करने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही साथ विश्व स्तर पर ये क्या करते हैं, पुनर्गठन पे, विश्व स्तर पर पुनर्गठन पर जोर देते हैं और अफ्रीका के जो देश हैं उनके बीच में प्राथमिकता बनी रहे, अफ्रीका के देशों के बीच में सहयोग बना रहे, इस ओर भी ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब हम बात करेंगे सहयोग तंत्र। तो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 है। ट्रैक 1 के थ्रू राष्ट्रीय सरकारों के बीच में आपसी राजनयिकों के जुड़ाव, यानी हर एक देश के जो राजनेता वो एक दूसरे से जुड़ाव करते हैं, बातें करते हैं। इसके अलावा
कई बार राज्य के स्वामित्व को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, व्यापार को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इस ओर काम करता है, और समाज में कैसे सुधार लाया जा सकता है, और लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स में थोड़े से सुधार भी होने चाहिए भाई। ब्रिक्स में क्या होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, और ब्रिक्स का क्या प्रभाव है। तो भाई आप सभी को पता है कि 2010 से पहले ये ब्रिक था, और 2010 के बाद क्या हो गया, ये ब्रिक्स बन गया है। तो इस जगह पर हम ये देखेंगे कि भाई 2008 तक वित्तीय संकट था इन देशों में, और धीरे धीरे वित्तीय संकट क्यों था, क्योंकि डॉलर जो है उसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। मौद्रिक प्रणाली जो है व्यापारों को ज्यादातर जो है वो मौद्रिक प्रणाली को डॉलर ही कंट्रोल करता था, इसीलिए तो इन्होंने एक सोचा है कि हम आपस में ऐसा व्यापार तंत्र स्थापित करेंगे जिससे डॉलर या फिर हमारे ऊपर जो आर्थिक दबाव है वो दबाव ना बने। दूसरी चीज है कि तेज गति से हमें क्या करना है, विकास करना है। ये चीज सुधार करनी है, हमें एक दूसरे के बाजारों को केंद्रित करना है, और वो केंद्रित बाजार क्या होंगे, एक दूसरे के व्यापार में हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, आईएमएफ हम बोलते हैं, और उसने 2010 में ये बात कही कि भाई हमें इसके अंदर कुछ और सुधार के लिए अनुदान रखना होगा। अनुदान, ताकि ये जिस क्षेत्र में जिस देश में कुछ भी कमी लगे तो उन सबका एक साथ सहयोगात्मक रूप से क्या कर सके, यूज कर सके, उन सभी को हेल्प मिल सके। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम अपना खुद का एक बैंक बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ताकि ब्रिक्स सदस्य देशों में अगर किसी को लोन की जरूरत हो, विकासीय परियोजना में सतत विकास के लिए पैसे की जरूरत हो, तो वो पैसा यहाँ से लिया जा सके, और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार करने के लिए ये लोन यहाँ से ले सके। इसके अलावा 2014 में ब्राजील के है ना एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि चीजें घूम फिर के घूमती रहती है, कहाँ पर, फोर्टलेजा में, वहां पर छठा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ब्रिक्स के जो नेता थे वहां पर उन्होंने एनबीडी की स्थापना के लिए एक दूसरे से समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, तो ये सुधार की बात है। इसके अलावा एनबीडी जो है, जो आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। अब यहाँ पर इनके लिए डेवलपमेंट के लिए जो बैंक कहेंगे उनकी स्थापना किया जाए, क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित किया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वच्छता, ऊर्जा, परिवहन, आवासीय संरचना, स्थायी शहर, इन सब के क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए हमें खास ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि सभी सदस्य देश जो है इसके, उन सभी में अधिकारों की बात व्यापार के मामलों में या पारस्परिक जो रूप से सहयोग करने में ये बना रहना चाहिए। अच्छा, एमबीडी का जो मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई। शंघाई कहाँ पर है, तो ये शंघाई आपको पता है ये कहाँ पर है, शंघाई चीन के अंदर है। तो होपफुली आपको ये क्लियर है। आकस्मिक रिजर्व रखना चाहिए, यानी कभी एकदम से जैसे कोविड का टाइम था, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो भाई ब्रिक्स का जो छठे सम्मेलन था उसके अंदर ये बात हुई थी कि भाई हम क्या करेंगे, एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था करेंगे, CRA बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ताकि कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो वो आ सके, और भुगतान जो है उसको संतुलन में लाया जा सके, और जो अल्प विकास मौद्रिक सहायता है, जिनके पास पैसा कम है उनको भी सहायता दिया जा सके। CRA का प्रारंभिक क्षमता क्या है, 100 बिलियन होगा, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया भी जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के सामने क्या क्या चुनौती है। तो 3 बड़े देश, रूस, चीन, भारत, अपने हित के लिए ब्रिक्स के लिए चुनौती है, क्योंकि भारत चीन ये दोनों देश एक दूसरे से व्यापारिक रूप से या फिर सीमा विवाद की वजह से इनकी कभी भी अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है। बाजारों के अंदर प्रतिनिधित्व की बात करें तो चाइना इसमें सबसे ज्यादा ओवर लीड करता है, तो इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, रशिया भी इस पर ओवर लीड करता है। तो ऐसा ना हो, सभी को बराबर मौके मिले। और ब्रिक्स की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल उठता है, क्योंकि इसे हम उस हिसाब से इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं मान रहे। क्यों क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि कई बारी हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका वगैरह ने अपने संगठन बना के, लेकिन चाइना से हमारे जो कन्फ्लिक्ट चलते हैं उस कन्फ्लिक्ट के चलते, इसके अलावा इसने अपने जो उद्देश्य है उसके दायरे को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर लिया है। उसमें जलवायु परिवर्तन, विकासीय व्यवस्था, आधारभूत संरचना, ये सब धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, और ये सारे एजेंडे जब धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं तो ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत इसमें बेसिकली व्यापार की गतिविधियों को देखना चाहता है, व्यापारिक रूप से संगठन को बनाया गया है। जैसे डोकलाम विवाद था तो उसमें चीन और भारत के बीच में मैंने बताया सहयोग के कारण, तो वही सारी चीज इसके अंदर है। लास्ट में बात है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एमबीडी के माध्यम से, एनडीबी के माध्यम से, क्योंकि भारत को यहाँ से कहीं ना कहीं हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिल सकता है, जिसमें भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, संसाधन की कमी नहीं है, उन संसाधनों को अच्छे से यूज कर सके, ऋणों की स्वीकृति मिल जाए तो उससे हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, नई नई कंपनी आ सकती है, और कार्य को आसान बनाया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऐसे या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करवा सके, इस चीज के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। बाकी और भी वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेगी। ये तो एक नॉर्मल सी वीडियो थी, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल्स वाइज लेकर आऊंगा आने वाले टाइम पे वीडियो। और ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप वहाँ पर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।